हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का जीके इन्फो ट्यूबर में। और फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 7 में लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, मुग़ल साम्राज्य। कल हमने पढ़ा था दिल्ली के सुल्तान कौन थे और उनके बाद क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य है वो कैसे फैला और मुग़ल साम्राज्य में कौन कौन से शासक आए। तो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्ती मतलब अपने से पहले वालों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। कहाँ से? दिल्ली और आगरा से। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये मुगल काल की इमारतें। उसके बाद आता है मुगल थे कौन। मुगल दो महान वंशों के शासकों के वंशों के वंशज थे। कौन थे मुगल? महान दो शासकों के वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वो क्या थे? मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था उनके थे उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से ईरान, इराक और तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल और मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने में गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तैमूर उनके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। मध्य में तैमूर और उनके दाहिने और उनका पुत्र है वो मीरन शाह और उनके बाद में है अबू सैद। और तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा और बाबर के पिता हैं उमर शेख। तैमूर के दाहिने और चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहाँ। ये देखो यहाँ पे बीच में ये तैमूर बैठे हुए हैं। एक साइड बाबर, अकबर और शाहजहाँ है और एक साइड ये औरंगजेब, जहांगीर और ये सब हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया, मतलब अपना वंश दिखाया है उन्होंने। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया जो तैमूर और मुगलों के समूह की तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब बात आती है मुगल सैन्य अभियान की। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। कब से कब तक? 1526 से लेकर 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। सबसे पहले वो कहाँ का शासक बना? फरगना का। तो उसकी उम्र सिर्फ केवल 12 साल थी, छोटा सा था वो बिल्कुल। मंगोलों की दूसरी शाखा क्या थी? उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी उज्बेक, उनके आक्रमण के कारण उसे अपनी पिता की जो गद्दी मिली हुई थी उसको वो छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक वो भटकता रहा इधर उधर और 1504 में आकर के उसने काबुल के ऊपर कब्जा जमा लिया। और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम जो लोदी है उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया 1526 के अंदर, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसमें मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप ये गौर करेंगे कि अफगान है वो मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगल और अहोम, सिखों और मेवाड़ और मारवाड़ के संबंधों पर भी गौर करें। तो यह है सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन के युद्ध का अंत हो पाया? 16वीं शताब्दी में क्या था? युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। और बाबर का ने इसका प्रयोग है वो कब किया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई के अंदर किया था। ये देखो, युद्ध में होने वाले बारूद की तकनीक है वो भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई और आग्नेय शस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद आता है मुगल सम्राट और उनके अभियान और उनकी घटनाएं। सबसे पहले आता है बाबर। बाबर का काल है 1526 से लेकर के 1530 तक। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। तो 1526 के अंदर जब पानीपत का युद्ध हुआ तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, तो इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। 1527 में फिर राणा सांगा के साथ इनका खानवा में युद्ध हुआ था, तो राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हरा दिया। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध हुआ
तो चंदेरी के युद्ध में भी इसने राजपूतों को हरा दिया। उसके बाद जैसे घाघरा का युद्ध भी इनका हुआ था। तो अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण है वो स्थापित कर लिया इसने। मतलब अपनी मृत्यु से पहले पहले दिल्ली और आगरा में पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद आता है हुमायूं। तो इनका था 1526 से 1530। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं ने अपने पिता मतलब बाबर का बेटा है हुमायूं, 1530 से 1540 ये एक बार रहा। उसके बाद इसको बीच में शेरशाह सूरी ने भगा दिया था, तो ये 1555 में फिर दोबारा आया, एक साल फिर रहा। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत दिया इसने। उसके भाई मिर्जा कामरान हैं की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। और शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। वो ईरान भाग गया था क्योंकि शेरशाह सूरी ने उसको चौसा और कन्नौज के युद्ध में हरा दिया, 1539 और 40 में बिलग्राम और चौसा। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली, सफाविद शाह के पास गया और उनकी मदद ली। और 1555 में दिल्ली पर फिर जब ये शेरशाह सूरी का जब साम्राज्य खत्म हो गया तो उसके बाद 1525 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। और अगले वर्ष ही इस इमारत में एक दुर्घटना में जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, ये लाइब्रेरी से आ रहे थे, तो उनकी मृत्यु हो गई सीढ़ियों से उतरते हुए। उसके बाद आता है इनका बेटा फिर हुमायूं का बेटा अकबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन किसका बेटा था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो 13 वर्ष की अल्पायु में बाबर कितने साल में बना था सम्राट? 12 वर्ष में। और अकबर का बना है 13 वर्ष में। तो बाबर उसका क्या हुआ, जैसे इसके पिता हो गए बाबर, ये हुमायूं, और उनके पिता फिर हो गए बाबर, तो वो दादा हो गए ना उनके, अकबर उनका पोता हो गया बाबर का। तो 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में बांटा जा सकता है। 1556 से लेकर के 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक, इसका एक संरक्षक था बैरम खां, और अपने घरेलू कर्मचारियों, क्योंकि छोटा था ना इसलिए इसका जो संरक्षक रहता था बैरम खां, उन्होंने इसके साम्राज्य को संभाला था। और उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया था इसने। और 1570 से फिर 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध अभियान इसने स्टार्ट किया था। और गुजरात विजय में इसने वो भी बनवाया था, क्या बनवाया था, वो स्तूप टाइप सा। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए। और 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह ने और भी जटिल कर दिया। और उसके बाद आता है 1585 से 1605 के मध्य। अकबर के साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ 1585 से लेकर 1605। और उत्तर पश्चिम में इसने फिर अभियान चलाए थे उस टाइम में। जैसे बीच में इसने क्या किया था, मध्य गुजरात के आसपास, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में चलाए थे। और 1585 से 1605 के आसपास इसने उत्तर पश्चिम में चलाए। और सफाविदों को हरा के कंधार पे भी इसने कब्जा जमा लिया और कश्मीर को भी अपने अंदर जोड़ लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद क्या हुआ, काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार और खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। इनका भाई कौन था? मिर्जा हाकिम। उसके बाद आता है इनका बेटा जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। उसने जो जो अभियान चलाए उनको आगे बढ़ा दिया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिख और अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूरी तरह सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन में अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जिसको शाहजहाँ बोल सकते हैं, जो बाद में सम्राट शाहजहाँ कहलाया, ने विरोध किया। जहांगीर की पत्नी जो नूर जहाँ थी ने शाहजहाँ को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। उसके बाद आता है शाहजहाँ का शासनकाल। जहांगीर का 1605 से 1627 21 साल रहा था। और इससे पहले अकबर का कितने साल रहा है, 1556 से लेकर 1605 तक। और बाबर हुमायूं का रहा है 10 साल यहाँ रहा है और 1 साल यहाँ रहा है। और 26 से 30 ये बाबर का रहा है। उसके बाद आता है जहांगीर के बाद शाहजहाँ। दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। 1627 से 1658 रहा इनका टाइम पीरियड। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ और बुंदेलों की उसमें हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बलक पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान किया जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार है वो सफाविदों के हाथ में चला गया। और 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनके बीच में
चार पुत्र थे उनके, और उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया, और इसमें औरंगजेब है उनकी विजय हुई। औरंगजेब ने सबको हरा दिया और अपनी विजय हासिल करके सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया, और दारा सिकों समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा की जेल में बंद कर दिया। उसके बाद आता है औरंगजेब। इनका शासन लंबा चला, 1658 से 1707। जब ये मरेंगे तब तक चलता रहेगा। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों की अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। उसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला, परंतु वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा, पहले बीजापुर फिर गोलकुंडा को मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को जो छापामार पत्ती का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं कर लिया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए फिर युद्ध शुरू हो गया। अकबर का शासन 1605, और राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की माँ है वो कछवा की राजकुमारी थी और वर्तमान में जो जयपुर में पड़ता है, केर राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की बेटी थी। तो मुगलों के अन्य शासकों के साथ क्या संबंध रहे हैं वो हम देखेंगे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से अब इनकार कर दिया। तो आपने राजस्थान में तो बहुत इंपॉर्टेंट सुना होगा महाराणा प्रताप। उनके विरुद्ध अकबर ने 3-4 अभियान भेजे थे मनाने के लिए, लेकिन उसने अब अधीनता स्वीकार नहीं की। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। अब तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग थे जिन्होंने मान लिया उनकी बातों को और उनका अधीनता स्वीकार की। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। कुछ जो राजपूत थे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी कर दी थी इनके साथ, मुगलों के साथ, और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली ताकि उनको अच्छे अच्छे पद मिल जाएं। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमेशा विद्रोह किया था, जैसे एक चंद्रसेन था मारवाड़ का, और एक ये मेवाड़ का था राणा प्रताप। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें हैं वो वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच से सावधानी बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ। उसके बाद आती है मनसबदारी और जागीरदारी। मनसबदार और जागीरदार होता क्या है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र हैं वो सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना शुरू कर दिया। मतलब नियुक्ति उन्होंने शुरू कर दी। शुरू में ज़्यादातर जो सरदार थे वो तुरानी थे, लेकिन अब छोटे समूह के साथ साथ उनके शासक वर्ग में ईरानी लोग भी आ गए, भारतीय भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, अफगान भी आ गए, राजपूत, मराठे सब आ गए इसमें। तो मुगलों की सेवा में आने वाले हैं वो जो नौकरशाह जो नौकरी करते थे उनको मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। सरकारी कर्मचारी लगा सकते हैं आप। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। उसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। भाई जिसका जितना ऊंचा पद है उसको उतना ही वेतन मिलेगा, उतने ही सैनिक मिलेंगे उसको। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी बढ़ जाती। जिनकी संख्या, जात का मतलब 1000 जात जैसे हो गई तो उसका शासन ऊंचा हो गया, 5000 वाले का और ऊंचा हो गया, 7000 वाले का और ऊंचा हो गया। तो दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा भी उतनी ही बढ़ जाती। जिस उसके वेतन से आइडिया लग जाता था कि उसका वेतन कितना है जात से, तो उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता। जो सैन्य उत्तरदायित्व तो मनसबदारों को सौंपे जाते उन्हीं के अनुसार घुड़सवार मतलब घोड़ों की सेना भी उनको रखी जाती थी।
मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए जाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद भी उनके सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जो राजस्व जिससे कर इकट्ठा किया जाता है वो भूमि उनको मिलती थी मनसबदारों को, जिसे जागीर कहते थे और तकरीबन इक्ताओं के समान थी। किंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर शासन करते थे। इस उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि स्वयं वो देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आंकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थितियां बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर ये कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। ये जो चीज़ें थी इनके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये देखो, इसमें जात की श्रेणियाँ 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। मतलब जिसकी जात ज़्यादा उसका दर्जा ऊंचा। और ऐसे 29 मनसबदार ऐसे थे जो 5000 की जात वाले थे। और औरंगजेब के शासन में ऐसे मनसबदारों की संख्या है वो 79। मतलब सबसे ज़्यादा किसके काल में हुई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। क्या इसका अर्थ क्या हुआ कि राज्य का खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद आता है जबत और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही सब जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के जो राजस्व मंत्री थे टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर के 80 की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक सूबे का मतलब प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक को हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जैसे ऊपर आए ना जब्त क्या होता है, तो राजस्व इकट्ठा करने की जो ये व्यवस्था थी, मतलब अलग अलग जैसे सूची बना दी, उसको फिक्स कर दिया, उसको जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। उसके बाद आता है अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी, कौन था अकबर का दरबारी? अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। कि उसको बोला गया कि तुम मेरे शासनकाल का इतिहास लिख, कि मेरे शासनकाल में तूने क्या क्या देखा है, सारी खूबियाँ, और मैंने क्या क्या जीता है, क्या किया है। तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। 3 जिल्द का मतलब 3 पार्ट में लिख दिया। और इसका शीर्षक क्या लिखा उसने? अकबरनामा। मतलब अकबर की एक टाइप से जीवनी होगी, अकबर का सारा शासनकाल। पहली जिल्द में उसने क्या लिखा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली जिल्द में क्या है, दूसरी में क्या, तीसरी में, अलग अलग याद रखना पड़ेगा आपको। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का, जो इसके पुराने लोग थे, जैसे हुमायूं हो गया, बाबर हो गए, तो उनका जिक्र आएगा इसके अंदर। अपने उसके पूर्वजों का बयान है, उसके दादा परदादाओं का जिक्र आएगा। और दूसरी जिल्द के अंदर क्या लिखा? अकबर के शासनकाल की जो घटनाएं हैं उसका जिक्र किया है। और तीसरी जिल्द को आईने अकबरी बोला है इसने। इसमें अकबर के प्रशासन, उसका घराना, उसकी सेना, उसका राज्य, उसका साम्राज्य, उस सब का ब्यौरा इसके अंदर मिलता है। इसमें समकालीन जो भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है कि विविध प्रकार की चीज़ें, जैसे फसल हो गई, पैदावार हो गई, कीमतें हो गई, मजदूरी, राजस्व, सबका विवरण अच्छे से मिलता है। तो अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, देखो अबुल फजल ने लिख के इनको अकबरनामा दिया, उसको आईने अकबर, तीसरी जिल्द को आईने अकबरी का नाम दिया गया है। उसके बाद आता है अकबर की नीतियाँ। नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, किंतु इसका विस्तृत वर्णन है वो अबुल फजल की अकबरनामा
कि प्रशासन के जो जो भी चीज़ें थी वो अकबर ने निर्धारित कर दी थी, लेकिन इसका विस्तृत जो वर्णन अबुल फजल की जो अकबरनामा है और विशेषकर आईने अकबरी जो तीसरा हिस्सा है, उसका तीसरी जिल्द है, उसके अंदर अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था, और सूबा के प्रशासक है वो सूबेदार कहलाते थे। और दिल्ली सल्तनत में इक्ता और इक्तादार वो सब होता था, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का वर्णन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी हो गया, सदर हो गया और फौजदार हो गए, और कोतवाल भी थे। आगे है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव रहा। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। पहले इनका नाम मेहरुन्निसा था और इन्होंने किसी और से शादी कर रखी थी। फिर जहांगीर ने इनसे प्रेम विवाह किया तो इन्होंने इसका नाम नूरजहां रखा। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर ये वाक्य था कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान चौकोर मोहर बताती है कि उदात और महान महारानी नूरजहां पदमशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाहजहां जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये नूरजहां का फरमान था। उसके बाद आता है अकबर के अभिजात। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी है वो उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा ब्राह्मणों और जेसुइट पादरियों और जुरस धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना के अंदर हुई थी। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मत अंधता पर बल देते हैं वो अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं हैं वो प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती है। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल और सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गई। सहिष्णुता की ये धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो मतांधता क्या होती है? जैसे बिना सोचे समझे किसी भी उसको स्वीकार करने, ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि इस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। कोई भी किसी ने कोई विचार दे दिया, उसको हम बिना सोचे समझे ऐसे स्वीकार कर लें। हम सामने वाला ये सोचता है कि उसके ऊपर कोई विचार नहीं करेगा, सिर्फ जो आपने बोल दिया उसको स्वीकार कर लेगा। इसको कहते हैं मत अंधता। इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ देखो चर्चा करते हुए हैं। और उसके बाद में सुलह कुल की नीति। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत अंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उनके विशाल साम्राज्य में उनके चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती थी। विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे और उनके सुसंगत तरीके से सार्विक शांति का मतलब सबके बीच में शांति, सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। उसके बाद आता है 17वीं शताब्दी में, उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णन होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी और शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष में दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्च पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 थे और कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था।
इनमें से जो गरीब थे मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। उनका पेट भरना ही मुश्किल था, अतिरिक्त चीज़ें कहाँ से लेंगे वो। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मतलब बड़े बड़े लेवल के लोग ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन था और बहुत संसाधन भी थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अधिक शक्तिशाली वो लोग हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित कर दिए, हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया और दिल्ली में मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत है वो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान है वो बना चुके थे। इसके बारे में हम लेसन 10 में पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद आता है राजा और रानियाँ अन्यत्र। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट थोड़ा सा बचा है, चलो कर लेते हैं इसको। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थी। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान शामिल हैं। 1520 से 1566 उनका शासनकाल। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसमें हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तर अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट की अल कानूनी का खिताब दिया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। और इन नियमों का लक्ष्य क्या था? बढ़ते हुए साम्राज्य की विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चल के 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगा। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1558 से 1629, इससे कई ज़्यादा विवाद रूसी शासक और चतुर्थ वैस्लियेविच 1530 से 1584 जो इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात है। उसके बाद तो बस यही आ गया। इसके अंदर किस किस को किससे मिलाना है, जैसे ये मनसब हो गया, मंगोल और नूरजहाँ, ये जहांगीर की पत्नी थी। सूबेदार जैसे ये एक पद हो गया। राठौड़ राजपूत हो गया, सिसोदिया राजपूत हो गए और मंगोल हैं और मनसब हैं। ये सब इसके अंदर आपको इसमें सुमेल करना है। और एक स्थान में अकबर का सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम जो था, और ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ये देखो, मुगल मनसब वही एक पद हो गया। जागीरदार जो उनको मिलती थी। जात वही उनकी जात से 5000 जात, 1000 जात, उससे उनके पद और वेतन का पता चलता था। सवार का मतलब उनके पास कितनी बड़ी सेना है। सुलह कुल शांति की नीति। ज्येष्ठ अधिकार, बड़े का अधिकार। सहदायाद, इसका मुझे ध्यान नहीं है। और जब्त करना, आपको पता है ये जब्त प्रथा उसके अंदर थी। जो राजस्व वसूली की व्यवस्था जो बना रखी थी उन्होंने जब्त, और जमींदार वो वर्ड का यूज करते ही थे। तो ये सब इस लेसन के अंदर। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन को। टेक केयर, बाय बाय।